we are starting the section the revolution and everyday life. अब इसमें हमें पता चलेगा कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पीपल ऑफ फ्रांस की एवरीडे लाइफ, नॉर्मल लाइफ में रोल प्ले करा था, चेंज करा था. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? The years following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. तो 1789 के बाद जो ईयर्स थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए इन द एवरीडे लाइव्स ऑफ द पीपल. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. अब जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपने ऊपर लिया कि वो ऐसे लॉज पास करें जिससे आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी एवरीडे प्रैक्टिस में आए लोगों के. वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट soon after the storming of Bastille was in the summer of 1718 was the abolition of censorship. अब जो सबसे मेन इफ़ेक्ट जो हुआ था आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल इन 1789 वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप क्या होता है? एक सर्टिफिकेट. अब ओल्ड रिजीम में क्या होता था, कोई भी प्ले या कोई भी पब्लिशिंग वाली थिंग जो परफॉर्म करनी होती थी या पब्लिश करनी होती थी वो पहले सेंसर होती थी थ्रू द किंग. कि जैसे कोई भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ना आए, सबसे बड़ा यही था मोटिव सेंसर करने का कि किंग के खिलाफ कुछ ज़्यादा डिस्प्ले या वो ना हो सके. तो आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल abolition of censorship was a very important step. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. तो किंग के जो सेंसर्स थे वो प्लेज और डॉक्यूमेंट्स को सेंसर करते थे, तभी वो पब्लिश या परफॉर्म हो सकते थे. Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब Declaration of Human Rights of Man के बाद जो citizens थे उन्होंने freedom of speech को अपना एक natural right समझा. Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they travelled rapidly into the countryside. अब जितने भी न्यूज़पेपर्स पैम्पलेट्स थे वो टाउन्स ऑफ फ्रांस में बहुत सारे थे, फिर वो वहाँ से कंट्री साइड पर गए और ऐसे करते करते वो स्प्रेड होते गए. दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. वो डिस्क्राइब क्या करते थे? जितने भी इवेंट्स और चेंजेस हो रहे थे फ्रांस में. फ्रीडम्स ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस. अब जब फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी तब अपोजिंग व्यूज़ मतलब अगर जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी व्यूज़ प्रेजेंट हो सकते थे. ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. अब न्यूज़पेपर से वो लोग अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते थे. प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब ये सारे प्ले, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशन, फेस्टिवल सब अट्रैक्ट करते थे लोगों को. दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई दीज आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड. अब जितने भी प्ले, सॉन्ग्स हैं और फेस्टिवल्स हैं उसमें वो लोग अपने लिबर्टी के आइडियाज़ डाल सकते थे, इक्वालिटी के आइडियाज़ डाल सकते थे. पहले जो फिलोसफिकल पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे वो तो बहुत कुछ लिखते थे, पर लेकिन वो कौन पढ़ पाता था? जो एजुकेटेड थे. जो अनएजुकेटेड को कौन अट्रैक्ट करेगा? उनको कैसे समझाएंगे लिबर्टी और इक्वालिटी के आइडियल्स? वो उनको समझाएंगे प्लेज, सॉन्ग्स और फेस्टिवल्स के मोड से. तो ये था हमारा रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. नाउ कमिंग टू कंक्लूजन.
In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself the Emperor of France. अब हमें पता है कि जो हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, मतलब सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ मोनार्की थी, फिर उसमें बहुत सारे अनस्टेबल और स्टेबल पॉलिटिकल वो आए, अप्स एंड डाउन्स, पर जो हमारा लास्ट था डायरेक्टरी, उसमें काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी. ओवर हेयर अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. तो हमें पता है कि बहुत सारे क्लैशेस की वजह से डायरेक्टरी काफ़ी अनस्टेबल हो गई थी, और इसी अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा किसने उठाया था? द लास्ट लाइन, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट. नाउ अब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाया था नेपोलियन ने, जो एक मिलिट्री कमांडर था, और 1804 ने उसने अपने आप को फिर से एम्परर घोषित कर दिया था फ्रांस का. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. तो वो क्या करता था? डायनेस्टीज़ को हटा देता था और अपने किंगडम्स बनाता था जहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर्स को वो प्लेसेस देता था. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. अब नेपोलियन अपने आप को कैसे देखता था? एक मॉडर्नाइजर की तरह, जो मॉडर्न थोड़ा सा है. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. अब उसने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक यूनिफॉर्म सिस्टम थ्रू आउट फ्रांस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. अब पहले लोगों को एक नेपोलियन एक लिबरेटर लगा जो फ्रीडम लाएगा यूरोप के लिए, बट सून उनको लगा कि जो नेपोलियन आर्मीज़ है वो एक इन्वेडिंग फोर्स है, वो अपना राज बढ़ा रही हैं. But soon the Napoleon armies came to be viewed as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Now there was the Battle of Waterloo in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. अब नेपोलियन के जाने के बाद भी उसके आइडियाज़, उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉज एक इम्पैक्ट छोड़ गए थे पूरे यूरोप पर. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary France. अब हमारी हिस्ट्री, हमारी उसमें भी फ्रीडम में भी, इंडिया की फ्रीडम में भी बहुत बड़ा हाथ है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, बिकॉज राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान ये दो रेवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने इन आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम को समझा. So French Revolution had an impact on all over the world. उसके आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स बहुत दूर तक गए थे, सिर्फ फ्रांस में नहीं रहे थे. So we end the chapter over here.